हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर 36। तो बेटे ये दूसरे यूनिट का 36वां वीडियो है। और इससे पहले 35 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर सेकंड को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर भी पीडीएफ नोट्स के लिए सर्च कर सकते हो के एम डी सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें करने हैं यूनिट नंबर सेकंड के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों का भाग नंबर 13। तो आज हमारे पास सेकंड यूनिट के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का 13वां वीडियो है, और इससे पहले एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के 12 वीडियो आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो देखते हैं आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। आज बेटे हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से। 57वां हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे सब। इसमें कहा गया है, दे ब्रॉगली द्वारा प्रतिपादित द्रव्य के दोहरे व्यवहार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। ठीक है, यहां देखो, द्रव्य के दोहरे व्यवहार से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी बुक की हर एक लाइन एक क्वेश्चन होती है, ध्यान रखो इस बात का। जब भी आप मेडिकल या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हो, तो एनसीईआरटी की हमारी जो बुक है केमिस्ट्री की, वो उसकी हर एक लाइन एक क्वेश्चन होती है, इसलिए हर एक लाइन को समझना चाहिए। जिसे जैव अणुओं और अन्य प्रकार के पदार्थों के अति आवर्धित प्रतिबिंब के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब जो जैव अणु हैं या और पदार्थ हैं, उन्हें बड़ा आकार करके, उनका प्रतिबिंब बड़ा करके हम देखते हैं, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। इस सूक्ष्मदर्शी में यदि इलेक्ट्रॉन का वेग 1.6 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड है, तो इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की गणना करो। तो इन्होंने वेग दे रखा है इलेक्ट्रॉन का, और हमारे से पूछा गया है दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। क्या पूछा गया है? दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य। तो आपको पता है, यदि आपको तरंग दैर्ध्य निकालना है लैम्डा, तो क्या फार्मूला बताया था दे ब्रॉगली ने? H/mv। बस ये फार्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। अब H प्लैंक कांस्टेंट तो पता है आपको, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपके याद है कितना होता है? 9.11 गुणा 10⁻−31 किलोग्राम। और वेग इन्होंने दे रखा है 1.6 गुणा 10⁶, 1.6 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.455 गुणा 0.455 गुणा 10⁻⁻9, 0.455 गुणा 10⁻⁻9 मीटर। ये आया हमारे पास। ठीक है, ये आप उत्तर दे सकते हो यदि मीटर में आपको बतानी है तरंग दैर्ध्य। और यदि आपको बतानी है इसे पिकोमीटर में, तो यहां से आप दशमलव को यहां लेके चले जाओ, 9, 10, 11, 12, तो ये हो जाएगा 455। कितना हो जाएगा? 455 गुणा 10⁻⁻9 थी और 3 ये जुड़ गई, तो -12। इतने मीटर भी आप इसे लिख सकते हो। और 10⁻−12 मीटर आया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 455 पिकोमीटर। तो ये भी आंसर आप दे सकते हो। ठीक है बेटे, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा है, इलेक्ट्रॉन विवर्तन के समान न्यूट्रॉन विवर्तन सूक्ष्मदर्शी को अणुओं की संरचना के निर्धारण में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है,
जैसे इलेक्ट्रॉन विवर्तन सूक्ष्मदर्शी है, इसी प्रकार होती है न्यूट्रॉन विवर्तन सूक्ष्मदर्शी। और इन्होंने कहा है कि इसका उपयोग किया जाता है अणुओं की संरचना के निर्धारण में। यदि यहाँ 800 पिकोमीटर की तरंग दैर्ध्य ली जाए तो न्यूट्रॉन से संबंधित अभिलाक्षणिक वेग की गणना कीजिए। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दे रखा है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो जैसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होती है, ऐसे ही इन्होंने कहा है कि ये हमारे पास है न्यूट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। क्या है? न्यूट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। और तरंग दैर्ध्य कितना दिया है इन्होंने? तरंग दैर्ध्य दिया है इन्होंने 800 पिकोमीटर। कितना दिया है? 800 पिकोमीटर। अब 800 पिकोमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं? 800 गुणा 10⁻⁻12 मीटर। ये तो दिया है इन्होंने तरंग दैर्ध्य। और द्रव्यमान दिया है, यहाँ कोमा लगा के लिख देते हैं, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये दिया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। आपको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये फार्मूला तो पता है आपको। पर इन्होंने हमारे से पूछा है अभिलाक्षणिक वेग, वेग पूछा है, तो वी को तो हम ले जाएंगे यहाँ और लैम्डा आ जाएगा यहाँ। तो हम इसलिए वी का फार्मूला क्या बना सकते हैं? एच अपॉन एम इंटू लैम्डा, ये बन जाएगा। वी यहाँ चला गया और लैम्डा यहाँ आ गया। अब आपको वैल्यू रखनी है। एच क्या होता है? प्लांक स्थिरांक 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड अपॉन एम। द्रव्यमान हमें दे रखा है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। और लैम्डा तरंग दैर्ध्य हमें दे रखा है 800 पिकोमीटर या 800 गुणा 10⁻⁻12 मीटर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.494 गुणा 10⁻3, 0.494 गुणा 10⁻3 मीटर प्रति सेकंड। ये आएगा हमारा उत्तर। पर आप इसे वैज्ञानिक संकेतन में दे सकते हो। यदि आप इसे सही संकेतन में देना चाहते हो तो 0.1 अंक के बाद होना चाहिए। तो इसे ही आप लिख सकते हो 4.94 इंटू 10⁻, कितनी हो जाएगी? 3 थी और एक दशमलव हमने इधर लेके गए तो 10 रह जाएगी 2 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे भी तो लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड को, या तो यहाँ प्रति का निशान लगाओ या फिर घात में लिखो -1। ठीक है, ये हमारा उत्तर है। तो न्यूट्रॉन का वेग इतना होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 59। 59 में दिया है यदि बोर के प्रथम कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वेग 2.19 इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकंड है तो इससे संबंधित डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो इन्होंने वेग दिया है और तरंग दैर्ध्य पूछी है। ठीक है बेटे, वेग दिया है और क्या पूछा है? तरंग दैर्ध्य। तो सीधा फार्मूला लगाओ आप। फार्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यही तो होता है फार्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो एच प्लांक कांस्टेंट कितना होता है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड अपॉन एम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। वेग कितना दे रखा है इन्होंने? 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3.32 इंटू 10⁻10। 3.32 इंटू 10⁻10 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब आप इसे यदि पिकोमीटर में देना चाहते हो, तरंग दैर्ध्य है ना ये लैम्डा, तो लैम्डा का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। इतने मीटर है। और यदि आपको पिकोमीटर में देना है तो दशमलव को 2 अंक और आगे ले जाओ। 10⁻10 है और 2 - 12 हो जाएगी, तो ये जाएगी 332 गुणा 10⁻12 मीटर। और इसे ही आप लिख सकते हो 332
पिकोमीटर। तो आपको आंसर, चाहे तो आप ये आंसर दे दो कि तरंग दैर्ध्य कितना है 3.32 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, चाहे दे दो आप इंटू 10⁻⁻12 मीटर, या फिर इसे आप कह सकते हो पिकोमीटर। तो पिकोमीटर में इतनी तरंग दैर्ध्य होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन देखो। एक प्रोटॉन जो 1000 वोल्ट के विभवांतर में गति कर रहा है से संबंधित वेग 4.37 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड है। वेग दे रखा है प्रोटॉन का। यदि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान की हॉकी की गेंद इस वेग से गतिमान है, मान लो इतने ही वेग से इतने किलोग्राम की हॉकी की गेंद गतिमान है, तो इससे संबंधित तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो हमें उस हॉकी की गेंद का तरंग दैर्ध्य बताना है जो इतने वेग से चल रही है और इतना उसका द्रव्यमान है। ठीक है बेटे, वेग भी दे रखा है, द्रव्यमान भी। तो सीधी सी बात है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी ही यहां लगेगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच प्लैंक कांस्टेंट कितना होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन द्रव्यमान कितना दे रखा है हॉकी की गेंद का 0.1 किलोग्राम, और वेग कितना है, वेग है 4.37 इंटू 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 15.16 गुणा 10 की घात -39, 15.16 गुणा 10 की घात -39 मीटर। ठीक है, इतने मीटर तरंग दैर्ध्य होगा। यदि आप इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हो, यानी दशमलव को एक अंक बाद ले जाते हो, तो ये हो जाएगा 1.516 गुणा 10 की घात -38 रह जाएगा ना, इतने मीटर। तो ये आप उत्तर दे सकते हो, इतने मीटर उत्तर दे सकते हो। इसका उत्तर भी यहाँ आप मीटर में ही दे सकते हो। यदि आप 3.32 इंटू 10⁻⁻10 मीटर उत्तर देते हो तो बिल्कुल सही है। ये 10 की घात -12 के थोड़ा नजदीक था, इसलिए हमने इस मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, देखो जरा ध्यान से। 61, यदि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ±0.002 नैनोमीटर की शुद्धता से मापी जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के संवेग में अनिश्चितता की गणना कीजिए। तो हमें संवेग में अनिश्चितता बतानी है, जिसे आप कहते हो डेल्टा पी। यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग h अपॉन 4 इंटू 0.05 नैनोमीटर है, तो क्या इस मान को निकालने में कोई कठिनाई होगी? तो यदि उन्होंने कहा है कि संवेग इतना हो, तो इस वैल्यू को निकालने में कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? देखो मैं बताता हूं कैसे क्वेश्चन होगा। इन्होंने हमें दे रखा है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना दे रखा है 0.002 नैनोमीटर, या फिर आप इसे 3 अंक को यदि यहां ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2.00 हो जाएगा, और अब नैनोमीटर बदल जाएगा पिकोमीटर में। इसे आप ऐसे लिख सकते हो 2 गुणा 10 की घात -12 मीटर, ऐसे लिख सकते हैं ना पिकोमीटर को। ये तो दे रखा है इन्होंने डेल्टा एक्स। और आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत याद होगा, उसमें सिखाया गया था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल्स टू h अपॉन 4 क्या सिखाया गया था? h अपॉन 4 तो इसलिए यदि यहां से आपको डेल्टा पी निकालना है तो डेल्टा एक्स को यहां ले जाओ आप इसके अपॉन में। इसलिए डेल्टा पी का फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा पी का फार्मूला हो जाएगा h अपॉन 4 इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को हम यहां ले आए, ये डेल्टा पी का फार्मूला हो गया। इन्होंने हमारे से डेल्टा पी ही तो पूछा था। अब आप वैल्यू पुट कर दो बस। h कितना होता है? h होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। 4 तो जू का त्यों है, और पाई की वैल्यू आप रख सकते हो 3.14, और डेल्टा एक्स इन्होंने दे रखा था हमें 2 गुणा 10 की घात -12, 2 गुणा 10 की घात -12 मीटर।
तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 2.638 इंटू 10⁻⁻23। और क्या है ये है डेल्टा पी। तो इसका मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। नीचे लिख देता हूं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये तो आया हमारे पास डेल्टा पी, इसकी जरूरत पड़ेगी। और यदि मैं आपको कह दूं कि चलो वास्तविक संवेग निकालते हैं, वास्तविक संवेग कितना होगा, वो तो संवेग में अनिश्चितता है। संवेग में अनिश्चितता पूछी थी ना इन्होंने, ये पहला आंसर है हमारा। संवेग में अनिश्चितता पूछी थी 2.638 इंटू 10⁻⁻23 इतने किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये संवेग में क्या है, अनिश्चितता है। अब यदि वास्तविक संवेग आपको निकालना है तो इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही एक फार्मूला दिया था। देखो ये दिया था h, यदि इलेक्ट्रॉन का संवेग h/4 इंटू 0.05 नैनोमीटर है। ये इलेक्ट्रॉन का संवेग दे रखा है। तो संवेग कैसे निकलता है, h/4 इंटू 0.05 दिया था ना, इतने नैनोमीटर। तो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। h की जगह क्या लिखेंगे हम, h की जगह हम लिखेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये तो हो गया h। 4 की जगह हम 4 ही लिखेंगे और पाई की जगह लिखेंगे 3.14 और 0.05 नैनोमीटर, 0.05 नैनोमीटर है। तो आप इसे 10⁻⁹ मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हो ये आता है 1.055 गुणा 10⁻⁻24। 1.055 गुणा 10⁻⁻24 और मात्रक तो इसका क्या होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड ये है। तो अब आप एक बात देखो कि वास्तविक संवेग का मान तो ये है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन का वास्तविक संवेग तो इतना है 1.055 गुणा 10⁻⁻24 और संवेग में अनिश्चितता है 2.638 इंटू 10⁻⁻23। तो जितना इलेक्ट्रॉन का वास्तविक संवेग है उससे भी ज्यादा अनिश्चितता है। बड़ी अजीब बात है ना, अजीब बात। इलेक्ट्रॉन का वास्तविक जो संवेग है वो तो ये है और संवेग में अनिश्चितता का मान देखो, यहाँ घात -23 है, यहाँ 24 है। जितना उसका संवेग भी नहीं है उससे ज्यादा उसमें त्रुटि हो रही है निकालने में, उससे ज्यादा अनिश्चितता आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमें दिए गए हैं ये सही नहीं है, या फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, प्रॉब्लम होगी कैलकुलेट करने में। तो हम यहां लिख सकते हैं, चूंकि संवेग जो इलेक्ट्रॉन का हमने संवेग निकाला है, संवेग का वास्तविक मान, संवेग का जो वास्तविक मान है, पता है ना, ये जो वास्तविक मान हमने निकाला है ये क्या है, संवेग में अनिश्चितता से, संवेग में अनिश्चितता से कम है। संवेग का वास्तविक मान संवेग में अनिश्चितता से कम है। देखो वास्तविक मान में घात आई है -24 और यहाँ -23, तो ये वैल्यू तो छोटी है, ये बड़ी है, अनिश्चितता से क्या है, कम है। अतः यह मान सही नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं यह मान सही नहीं है। ठीक है बेटे, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, 62वां क्वेश्चन। ध्यान देंगे बिल्कुल। 6 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याएं नीचे दी गई हैं। ये दे रखी हैं क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विंदशी, चुंबकीय और चक्रण, चारों क्वांटम संख्याएं हर एक इलेक्ट्रॉन की दे रखी हैं।
इन्हें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनमें से किसी की ऊर्जा समान है? हमें बताना है कि इनकी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो बेटे, यहाँ जो है हम एक काम करते हैं, यहाँ इसके सामने लिख लेते हैं उपकोष, कि उपकोष का क्या नाम होगा, और उपकोष का नाम लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे n+l की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, उपकोष के बाद हम लिखेंगे n+l का वैल्यू कितना होगा, ये भी लिखेंगे। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास यदि कोई उपकोष है ना, मान लो आपके पास कोई उपकोष है, तो उस उपकोष के लिए आप l का मान बता सकते हो। मैंने आपको सिखा रखा है SPDF 0 1 2 3 l का मान निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें आज फिर दोबारा। देखो, इसमें n बराबर 4 है, 4 है तो चौथी कक्षा का, और l बराबर 2 है, l बराबर 2 है तो d उपकोष है, चौथी कक्षा का d उपकोष है। इन क्वांटम संख्याओं से मुझे पता चला है कि ये क्वांटम संख्याएं जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में दे रखी हैं, उस इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा गया है, 4d उपकोष में वो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। कौन से में है, 4d में। तो यदि इसके लिए n+l का मान निकालना हो, चौथी कक्षा है तो n का मान तो होगा 4, और d है, d के लिए l का मान कितना होता है, 2, तो n+l का वैल्यू कितना आया, 6 आया। अब इसे देख लो आप, n बराबर 3 है तो तीसरी कक्षा है, और l बराबर 2 है, l बराबर 2 है, तो इसका मतलब l बराबर 2 किसके लिए होता है, d के लिए। तो n+l का मान कितना हो जाएगा, n+l का मान हो जाएगा 3 और 2 5, 3 और 2 5। यहां से भी देख सकते हो ना आप, n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5। अब आ जाओ इस पे, n बराबर 4, l बराबर 1, n बराबर 4 और l बराबर क्या है, 1, 4p है और 4 है, 1 है, 4 और 1 कितना हो गया, 5। अब इस पे आ जाओ, n बराबर 3, l बराबर 2, 3 और 2, 2 किसके लिए होता है, d के, 3d है, 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब आ जाओ आप इस पे, n बराबर 3, l बराबर 1, n बराबर 3, l बराबर 1, 3p, 3 और 1 कितना हो गया, 4। अब आ जाओ आप f नंबर पर, n बराबर 4, l बराबर 1, 4 और l बराबर 1 किसके लिए होता है, p के लिए, 4 और 1 कितना हो गया, 5। अब देखो जरा, यदि आपको कोई पूछता है कि इनकी ऊर्जा का क्रम बताओ आप, क्या होगा, यही तो पूछा है इन्होंने, ऊर्जा का क्रम। तो ऊर्जा का क्रम कैसे बताएंगे, देखो मैं बताता हूं आपको। भाई, जिसके लिए n+l का मान सबसे छोटा होगा उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। n+l का मान सबसे कम इसके लिए है, तो पहले नंबर पे सबसे कम ऊर्जा तो इसकी है। अब 4 के बाद ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, सारे 5-5 वाले हैं। जब 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए n+l का मान समान होता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करते हैं जिनके लिए n का मान कम हो। ये बात सिखाई थी ना, ये n+l रूल पढ़ा था आपने। तो n+l रूल में बताया था कि सबसे कम ऊर्जा तो उसकी होगी जिसके लिए n+l का वैल्यू कम है। और यदि बहुत सारे ऐसे केस आपको मिल जाएं कि n+l का वैल्यू एक जैसा है, तो पहले ऊर्जा उसकी कम होगी या पहले इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवेश करेंगे जिसके लिए n का मान कम होगा। अब यहाँ n का मान कितना है, 4, यहाँ n का मान 3 है, यहाँ n का मान 4 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे हम इसे रखेंगे, n का मान कम है 3 और n का मान कम है 3, तो दूसरे नंबर पे इन दोनों को रखा जाएगा। देखो इसके लिए n l 3 2 3 2, तो 3 के बाद अब 5 वाले जो दे रखे हैं उनमें देखो कितने थे, 5 वाले, 1 2 3 4 थे, 4 में से 2 हमने सेलेक्ट कर लिए दूसरे नंबर पर। अब यहाँ n का मान 4 है, इसे हम रखेंगे तीसरे नंबर पर, और यहाँ भी n का मान 4 है, इसे तीसरे नंबर पर रखेंगे। ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। इन्होंने ये भी तो पूछा था, क्या इनमें से किसी की ऊर्जा समान है, हाँ है। एक तो जो 2 नंबर पे हमने 2 रखे हैं, इन दोनों की ऊर्जा समान है, इसकी और इसकी ऊर्जा समान है। और 3 नंबर पे जो रखे हैं, इसकी और इसकी ऊर्जा भी समान है। अब हमारे पास बचा है n+l का वैल्यू 4 भी हो गया और 5 भी हो गया, अब बचा है 6, तो इसे हम रखेंगे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे इसे रखेंगे। तो इसलिए ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या हो जाएगा,
ऊर्जा का बढ़ता क्रम हो जाएगा। पहले नंबर पे तो हमने रखा 3p को, 3p। 3p से ज्यादा ऊर्जा किसकी है? दूसरे नंबर पे हमने रखा है, किसे रखा है? 3d को, 3d को। और दूसरे नंबर पे ही हमने रखा है 3d को। तो 3d और 3d तो बराबर ऊर्जा है। उसके बाद हम रखेंगे तीसरे नंबर पे, किसे रखेंगे? इसे रखेंगे 4p। और तीसरे नंबर पे ये भी क्या है? ये भी 4p है। और उसके बाद हम किसे रखेंगे? चौथे नंबर पे हमारे पास सिर्फ 4d है। तो ये क्रम है। और इस क्रम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो? 3p, हमने 3p क्या है? ये 3p है e, तो e से ज्यादा 3d, 3d क्या है? b के बराबर ही है दूसरे नंबर पर, ये क्या है? ये d। और इससे ज्यादा है 4p, 4p क्या है? c है। और इसके बराबर ही है तीसरे नंबर पर ये 4p f है। और सबसे ज्यादा है 4d क्या है? a। तो देखो a b c d e f सारे आगे। तो आप उत्तर को ऐसे लिख के आओ या ऐसे लिख के आओ, एक ही बात है। बस ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है आज के क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं सभी पढ़ने हैं, ठीक है। और आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाते हैं एनसीईआरटी में, चाहे वे उदाहरण हो या पाठ्यनिहित प्रश्न हो या अभ्यास के प्रश्न हो, वे सभी क्वेश्चन आपको जरूर सीखने हैं। उसके बाद जाना है आपको किसी भी रेफरेंस बुक पर या साइड बुक पर या फिर क्वेश्चन बैंक पर। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है यदि आप कंपटीशन को बीट करना चाहते हो, ठीक है बेटे। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो। और एक बात का ध्यान रखो, किसी भी यूनिट को आपको पढ़ना है तो प्ले लिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है। और अपनी जो स्पीड है वीडियो की, उस प्लेबैक स्पीड को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। क्लिक करोगे यहाँ 3 डॉट आएंगे, कहीं भी क्लिक करोगे यहाँ 3 डॉट आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करो और प्लेबैक स्पीड को आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको चाहिए, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।